हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है droppyfoki@gmail.com। एक ज़रूरी बात दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हिंदी इंग्लिश का कंटेंट आपको एक साथ दे सकूं। जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो वो इंग्लिश का पढ़ लें, और जिसको हिंदी में दिक्कत है वो हिंदी का कंटेंट्स पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये नई कोशिश की है दोस्तों। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कोशिश मेरी कैसी लगी, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई कोशिश इसी तरह से करती रहूं, या नया नया कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप लोगों के लिए कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, और हिंदी में हम कह सकते हैं आंतरिक प्रेरणा के सिद्धांत, या फिर प्रेरणा के आंतरिक सिद्धांत, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। एक और मेरी गुजारिश है दोस्तों, हो सकता है एग्जैक्ट हिंदी यहाँ पर नहीं हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ज़्यादातर आपको करेक्ट हिंदी ही मिलेगी। यहाँ पर एक दो अक्षर हो सकता है, वो उनके बारे में बीच बीच में मैं डिस्कस करती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा क्या है। मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट ड्राइव एथलीट्स टू पार्टिसिपेट, परफॉर्म एंड एक्सेल इन देयर चोजन स्पोर्ट्स। कहने का मतलब है, अगर हम स्पोर्ट्स के कॉन्टेस्ट में मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन यानी प्रेरणा वो चीज़ है जो इंटरनल और एक्सटर्नल यानी आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होता है, जिससे कि एक इंडिविजुअल, एक प्लेयर, एक एथलीट अपने आप को प्रेरित मानता है किस चीज़ के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, एंड अपने उसके मनपसंद स्पोर्ट्स में या चोजन स्पोर्ट्स में एक्सेल करने के लिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए। Further, we can say it is an inner desire, determination, and psychological state that pushes athletes to set and achieve their goals, maintain their focus, and overcome obstacles and challenges. प्रेरणा या मोटिवेशन को हम आगे कह सकते हैं कि वो साइकोलॉजिकल स्टेट है, वो उसकी इच्छाएं हैं, वो उसका दृढ़ निश्चय है जो उसको आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करता है, अपने लक्ष्य पर फोकस करने के लिए प्रेरित करता है, और बाधाओं के ऊपर सफलता प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं मेन कंटेंट, दैट इज़ प्रेरणा के आंतरिक सिद्धांतों के बारे में। और सरल शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ, देखिए हमारे जो मोटिवेशन है उसको अलग लोगों ने अलग अलग कहा है। किसी ने इंटरनल एक्सटर्नल मोटिवेशन कहा है। मोटिवेशन के टाइप्स लोगों ने अलग अलग बताए हैं। सबसे इजी वाला जो सबने सुना होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। ऐसे ही फैक्टर भी हैं, यानी आंतरिक और बाह्य कारक जो मोटिवेशन यानी प्रेरणा को प्रभावित करते हैं। बट यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की, यानी कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से सिद्धांत हैं जिस पर हमारा जो मोटिवेशन है वो टिका हुआ है। टाइप्स अलग होते हैं। थ्योरीज और प्रिंसिपल हम कह सकते हैं कि एक ही चीज़ हैं, और फैक्टर्स अलग होते हैं। फैक्टर मतलब कारक, कौन से कारक हैं जो मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं। पर यहाँ पर हम बात करें हैं प्रिंसिपल्स की एंड थ्योरीज की, मतलब इन सब से मिला के हमारा मोटिवेशन होता है, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से, या हम ये कह सकते हैं इन सब को मिला के, या हर एक इंडिविजुअल जब मोटिवेट होता है तो उसमें ये सारे थ्योरीज, ये सारे प्रिंसिपल्स, ये सारे सिद्धांत काम करते हैं। हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल में इंस्टिंक्ट थ्योरी का कम रोल हो, ड्राइव थ्योरी का ज़्यादा रोल हो। किसी में नीड थ्योरी का कम रोल हो तो ड्राइव थ्योरी का कम हो सकता है इनकी जगह इंस्टिंक्ट थ्योरी का ज़्यादा रोल हो, इंस्टिंक्ट प्रिंसिपल का ज़्यादा रोल हो। बट जब भी एक इंडिविजुअल मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, तो उसमें ये सारे थ्योरीज और प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं द इंस्टिंक्ट थ्योरी, और वी कैन से इंस्टिंक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा का प्राकृतिक सिद्धांत।
तो इंस्टिंक्ट थ्योरी का क्या मतलब है यहाँ पर वो हम जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंस्टिंक्ट्स आर नेचुरल, अनलर्न्ड एंड यूनिवर्सल रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई दैट हेल्प ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव एंड अडेप्ट। यानी कि ये हमें कोई सिखाता नहीं है, ये हमारे अंदर नेचुरल ही होता है। इंस्टिंक्ट आप कह लीजिए या कुछ ऐसी चीज़ जो हमें जन्म से ही मिलती है या हमारे अंदर नेचुरल ही होती है। ये किसी को बाहर से इंस्टिल करने की ज़रूरत नहीं होती, बाहर से हमें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रक्त संचार, यू कैन से ब्लड सर्कुलेशन, हमें भोजन की खोज करना, हमें अपनी सुरक्षा के लिए टेंशन हो जाना, चिंता हो जाना, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा, दीज आर नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हमें प्रेरित करता है हमें अंदर से, जिसकी वजह से मोटिवेशन मिलता है। ये थ्योरी सजेस्ट करती है दैट दीज इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स पुश इंडिविजुअल्स टू सीक आउट स्पेसिफिक बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ दैट फुलफिल दीज इनेट नीड्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये वो खास चीज़ें हैं जिनकी वजह से मनुष्य, एथलीट, प्लेयर अपने आप ही प्रेरित होता ही होता है। जैसे टू सीक फूड, यानी अपना भोजन खोजना या भोजन के लिए हमें कुछ ना कुछ कोशिश करना। कोशिश नहीं करेंगे, खाली बैठे रहेंगे, खाना खाने के लिए कुछ ट्राई नहीं करेंगे तो वो भी हमारा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये नेचुरल है। नंबर 2 है प्रेरणा की ड्राइव संकुचन सिद्धांत, और वी कैन से इन इंग्लिश द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द मोटिवेशन सजेस्ट दैट फिजियोलॉजिकल नीड्स क्रिएट इंटरनल ड्राइव्स दैट पुश इंडिविजुअल्स टू टेक एक्शंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस और सेटिस्फाई दोज नीड्स। इंडिविजुअल को पुश मिलता है कि हम कुछ ना कुछ एक्शन करें और अपनी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करें। आगे और जान लेते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम द टेंशन कॉज्ड बाय अनमेट फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड द गोल ऑफ मोटिवेशन इज टू रीस्टोर होमोस्टैसिस और बैलेंस। देखिए, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट है, खाना पीना, सोना, प्यास लगना, उनको हम फुलफ़िल करें किसी न किसी तरह से, ताकि हम अपना जो होमियोस्टैसिस लेवल है, जो बॉडी का हमारा नेचुरल लेवल है, नेचुरल बैलेंस है, उसको बनाए रख सकें। फर्दर जान लेते हैं इसके बारे में। और व्यक्ति की प्रेरणा ड्राइव को कम करने और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस सिद्धांत की, इस थ्योरी की, इस प्रिंसिपल की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है तो उसकी प्रेरणा और व्यवहार संकुचन कम हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जब हम अपना एक जो टारगेट होता है वो अचीव कर लेते हैं तो नेचुरली हमारे उस टारगेट के लिए ड्राइव जो है वो कम हो जाती है, यानी कि उसको पाने की इच्छा हमारी कम हो जाएगी क्योंकि हमें वो मिल चुका है। देन वी ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन। फिर हम नए अनुभव के लिए, नई चीज़ के लिए, नए टारगेट के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हैं। और इसीलिए इसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बोला है, यानी कि ड्राइव को कम कर देना, संकुचित कर देना, क्योंकि हमें वो मिल चुका है, अब हम नेक्स्ट के लिए ट्राई करेंगे। थर्ड है प्रेरणा की आवश्यकता सिद्धांत, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए दोस्तों, जो नीड थ्योरी है ये आपका ड्राइव रिडक्शन और इंस्टिंक्ट थ्योरी का मिलता जुलता रूप है। हमें कुछ ना कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स और सोशल नीड्स, उनको हम फुलफ़िल करने की, पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो पूरी हो जाती है तो हम नेक्स्ट के लिए ट्राई करते हैं। नीड वाला यानी कि आपका ऑलमोस्ट सिमिलर है इंस्टिंक्ट थ्योरी से, इंस्टिंक्ट प्रिंसिपल से, प्राकृतिक सिद्धांत से मिलता जुलता, और जब हम उसको कम कर देते हैं, नेक्स्ट के लिए ट्राई करेंगे, ये हमारा सिमिलर है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी से मिलता जुलता, यानी कि आप कह सकते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। वहाँ पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया था, इस थ्योरी में हमने स्पेसिफाई कर दिया था कि नीड्स हमारी कौन कौन सी है, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल, इनको हम फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे
और जब हमारी फुलफिल हो जाएगी तो हम नेक्स्ट के लिए ट्राई करेंगे। नेक्स्ट है हमारी द ग्रैंड थ्योरी। हिंदी में इसको लिखा है महान सिद्धांत, और हम इसको बड़ा सिद्धांत भी कह सकते हैं, यानी बड़ा स्वरूप, और यू कैन से बिग थ्योरी, द ग्रैंड थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दैट एम्स टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द वेरियस फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन मोटिवेशन। यानी कोई एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारा जो मोटिवेशन है, हम जिस चीज़ से प्रेरित होते हैं, हमारी जो प्रेरणा है, वो बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑन मोटिवेशन बाय इंटीग्रेटिंग मल्टीपल थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को मिला जुला के हम मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट इज एल्डरफर का ERG सिद्धांत और एल्डरफर्स ERG थ्योरी। ERG 3 वर्ड्स आर गिवन हियर। इसका मतलब है E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ। दोस्तों, कहने के लिए तो हमारी 8-9 जो है मोटिवेशन के प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है, थ्योरीज हैं, बट मेन चीज़ यही है कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल, हर प्लेयर, हर एथलीट जब मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, तो उसमें पीछे ये सारी थ्योरीज, प्रिंसिपल, सिद्धांत काम करते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि कोई केवल एक ही प्रिंसिपल से मोटिवेट होता है। इट मीन्स मोटिवेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मैनी प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, और वी कैन से सिद्धांत। द परसेंटेज में वेरी, परसेंटेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। किसी में ERG थ्योरी कम होगी तो किसी में एक्वायर्ड थ्योरी कम होगी, किसी में इंस्टिंक्ट थ्योरी का ज़्यादा रोल होगा तो किसी में नीड प्रिंसिपल्स का ज़्यादा रोल होगा, किसी में ड्राइव रिडक्शन थ्योरी का ज़्यादा रोल होगा, बट इट इज़ ए कॉम्बिनेशन। ERG थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, एग्जिस्टेंस नीड, यानी कि हमें बेसिक वी कैन से आधारभूत हमारी आवश्यकताएं, जो कि हमारी है रोटी, कपड़ा, मकान, इनको पाने के लिए हम लोग मोटिवेट होते हैं। देन नेक्स्ट इज रिलेटेडनेस थ्योरी। संबंध, मतलब आपस में एक दूसरे से हमारा क्या रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ फुलफिलमेंट करना होता है, यानी कि वी नीड समथिंग फॉर रिलेटेडनेस, so that we needs involvement in society, we needs involvement with friends, love, affection, etc. They include the desire for interpersonal connections, love and affiliation. Then third is growth needs, मतलब further हम अपने आप की प्रोग्रेस के लिए कैसे मोटिवेट होते हैं। These needs reflect the individual's desire for personal development, सेल्फ अस्टीम, अचीवमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल। यानी कि ये जो सिद्धांत है वो 3 चीज़ों पे आधारित है। हमें एग्जिस्टेंस नीड्स को पूरा करना होता है, देन जब वो पूरी हो जाती हैं देन वी मूव टू संबंध। उसके बाद जब हमारे संबंध अच्छे होते हैं सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, परिवार में, दोस्तों के साथ, देन वी फर्दर मूव फॉर और ग्रोथ। तो हम अपने सेल्फ अस्टीम के लिए, अचीवमेंट के लिए कुछ ना कुछ और करते हैं। यानी कि ये प्रिंसिपल ERG पर निर्भर करता है। आगे बात करते हैं नंबर 6, प्राप्त आवश्यकता सिद्धांत, एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। ये बिल्कुल इसका एग्जैक्ट हिंदी दिया हुआ एक एक वर्ड का। आप इसको आवश्यकता का प्राप्त सिद्धांत भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको नीड्स एक्वायर्ड थ्योरी, एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी भी कह सकते हैं। आपका मीनिंग करेक्ट निकलना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि समाज को प्राप्त करने का सिद्धांत या समाज की आवश्यकता का सिद्धांत, ऐसे आप कुछ अलग से ऐड नहीं कर सकते। द मीनिंग शुड बी करेक्ट। द एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी क्या कहती है? मोटिवेशन proposes that individuals are motivated by 3 primary needs that are learned and developed through life experiences. जैसा हमने अभी पिछली थ्योरी में बात किया था, एल्डरफर्स ERG थ्योरी, वो भी 3 चीज़ों पे बेस्ड थी। ये थ्योरी भी 3 चीज़ों पे
बेस्ड है, बट उन्होंने इसका अलग नाम दे दिया है। जैसे नीड फॉर अचीवमेंट, उसमें हमारा था ग्रोथ नीड्स में हमारा ये कंसेप्ट आया था अचीवमेंट वाला, इसमें अलग से इन्होंने नाम दे दिया है नीड फॉर अचीवमेंट, यानी अपने इच्छा को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। द नेक्स्ट इसमें बताया है नीड फॉर एफिलिएशन, व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह सामाजिक संबंधों को बनाए रखे और दूसरों के स्थायित्व का आनंद ले। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिलेटेडनेस नीड्स। तो ज़्यादा यहाँ समझाने का कुछ है नहीं दोस्तों, क्योंकि हम ऑलरेडी थ्योरी नंबर 5 में ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज पावर नीड्स। जब हम लोग अपनी अचीवमेंट नीड्स, एफिलिएशन नीड्स, या फिर जब हम अपनी अचीवमेंट नीड्स और एफिलिएशन नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं, देन वी मूव टू पावर नीड, यानी कि अधिकार की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ नीड इज द डिज़ायर टू हैव इन्फ्लुएंस, कंट्रोल एंड अथॉरिटी ओवर अदर्स। पावर वर्ड सुनते ही कुछ दिमाग में आता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में कुछ है, हमें कुछ अथॉरिटी है। सो दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू दैट पावर नीड। Individuals with a high power needs strive for positions of leadership and enjoy making an impact on others or their environment. देखिए सिंपल सा फंडा है, जब हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं होता तो हम उसके लिए ट्राई करते हैं। जब हमें रोटी कपड़ा मकान यानी कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई अच्छी सी जॉब मिले, हमारी सोसाइटी के साथ संबंध अच्छे हों, लेकिन वो भी हमारा फुलफ़िल हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें ताकि आसपास के लोगों पर हम अपना प्रभाव जमा सकें, यानी हम उनको अपने कंट्रोल में कर सकें। फिर हम उसके लिए कोशिश करते हैं। जब वो इच्छा भी हमारी पूरी हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स में भाग लें। जब पॉलिटिक्स में हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें कोई सीट मिले, यानी कि हम कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री में आ जाएं, मतलब सीएम बने, पीएम बने। तो हम कुछ ना कुछ हमारे अंदर डिज़ायर रहती है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर प्रेरणा होती है, हम कुछ और पाएँ। तो यही मोटिवेशन का आधार है कि हम कुछ ना कुछ अचीव करते रहें। जब वो हमारा अचीवमेंट हो जाता है, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम कम कर देते हैं, यानी कि भूल जाते हैं और नेक्स्ट के लिए ट्राई करते हैं। एंड इट कीप्स गोइंग दिस वे। नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं हम, विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत यानी ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है ओपोनेंट यानी किसी चीज़ का जस्ट अपोजिट। तो इस सिद्धांत के अनुसार वी हैव टू प्रोसेसेस, और according to this theory, emotions consist of a primary process and an opposing secondary process। यानी एक हमारे अंदर प्राइमरी प्रोसेस चलता रहता है और दूसरा अपोनेंट प्रोसेस। मुख्य प्रक्रिया एक प्रेरणा शक्ति को उत्पन्न करती है, मुख्य यानी कि प्राइमरी, जो व्यक्ति को आनंद, उत्साह और उपयोगकर्ता के प्रिय अनुभवों के लिए प्रेरित करती है। Primary process is the initial emotional response, while the secondary process क्या है? It is opposing to the emotional response that occurs after the primary process। यानी primary process के बाद ही opposing process start होता है। For example, हमें चॉकलेट खाने की इच्छा होती है, अगर हम उसको खा लेते हैं तो हमें आनंद मिलता है, यानी कि we feel satisfied। जिसका रिज़ल्ट क्या होता है, उसकी मुख्य प्रक्रिया चॉकलेट खाने के लिए हमें प्रेरित करती है, हम उससे प्रेरित होते हैं। और जो विपरीत प्रक्रिया है यानी कि ओपोनेंट प्रोसेस जो है, उससे क्या होता है, हो सकता है चॉकलेट खाने के बाद हमें थोड़ा सा अनईजी लगे कि ओहो ज़्यादा मीठा हो गया है, उल्टी जैसा लगे, दैट इज़ ओपोनेंट प्रोसेस। इंग्लिश में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इज फियर, यानी कि प्राइमरी प्रोसेस, इन रिस्पॉन्स टू ए थ्रेटनिंग सिचुएशन। जब हमें कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन मिलती है तो हम डर का अनुभव करते हैं। और फिर यहाँ पर सेकेंडरी प्रोसेस का क्या रोल है,
The secondary process of relief or calmness follows to restore emotional equilibrium. और फिर हम अपने आप को काम करते हैं, शांत करते हैं, अपने आप को रिलीफ देते हैं कि नो इट्स ओके, इट इज़ द ओनली सिचुएशन एंड वी विल ओवरकम। मतलब हम अपने इमोशनल इक्विलिब्रियम को बैलेंस करते हैं। सिमिलरली इंटेंस प्लेजर में बी फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन। अभी जैसा कि हमने अभी बात की कि हम चॉकलेट खा के खुशी और आनंद को महसूस करते हैं, और फिर ओपोनेंट प्रोसेस के अनुसार हम फील करते हैं नहीं ज़्यादा मीठा हो गया है, अनईजी सा लग रहा है, थोड़ा सा उल्टी जैसा लग रहा है। दैट इज़ वी फॉलो बाय अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन। एक तरफ अच्छा फील कर रहे हैं और अपोनेंट प्रोसेस के हिसाब से हम उसको हो सकता है अनईजी फील करें। यानी कि दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं, हो सकता है उसके पीछे कुछ ना कुछ हमें नुकसान उठाना पड़े, हमें कुछ ना कुछ भरपाई करनी पड़े। इसी शब्दों में आप ये समझ सकते हैं। नंबर 8, द्विघटन सिद्धांत यानी 2 फैक्टर थ्योरी, और इन इंग्लिश वी कैन से ड्यूअल फैक्टर और द मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। It proposes that job satisfaction and dissatisfaction are influenced by 2 separate factors, hygiene factors and motivators. इस तरफ हम हिंदी में देख लेते हैं। द्विघटक, द्वि मतलब 2 घटक मीन्स फैक्टर्स, यानी कि 2 ऐसे फैक्टर हैं जो इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। वन इज़ हाइजीनिक फैक्टर यानी कि स्थानिक कारक, और दूसरा है मोटिवेशनल कारक यानी कि प्रेरणात्मक कारक। ये क्या कहते हैं? हाइजीनिक फैक्टर के अकॉर्डिंग ये कारक व्यक्ति के कार्य स्थान की अवस्था के संबंध में होते हैं, जैसे वेतन यानी सैलरी, कार्य संगठन, सुरक्षा, कार्यकारी संबंध और कार्य पर्यावरण। इट मीन्स हाइजीनिक फैक्टर्स आर रिलेटेड टू द वर्क एनवायरनमेंट एंड इंक्लूड फैक्टर्स सच एज सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्क कंडीशंस, कंपनी पॉलिसीज एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। दूसरा जो कारक है दैट इज मोटिवेटर्स, these are depends on the factors intrinsic to the job itself such as achievement, recognition, responsibility, growth opportunities and the work itself। कहने का मतलब है जैसे हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स होती हैं, उसी तरह से हाइजीनिक फैक्टर होता है, हमें सैलरी कितनी मिली है, हमें उस जॉब से सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, हमारी वर्क कंडीशन कैसी है एट्सेट्रा, हमारा आपस में कलीग के साथ रिलेशंस कैसे हैं। ये सब अच्छा होगा तो हम लोग अच्छे से काम करेंगे। दूसरी तरफ मोटिवेटर्स जो फैक्टर है उसमें हमारा आएगा हमने क्या अचीव किया, रिकॉग्निशन हमें कितना मिला, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारी उस पर्टिकुलर कंपनी में अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, हमें फर्दर करना चाहिए कि नहीं, या फिर हमें दूसरी कंपनी ट्राई करनी चाहिए। सिमिलर वे हम स्पोर्ट्स की अगर बात करें, सो इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वन टाइप ऑफ ट्रेनिंग, हमें दूसरी ट्रेनिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। यानी कि कई बार आपने सुना हो, एक्सपीरियंस किया हो, एथलीट की ट्रेनिंग में अगर प्लेटू आ जाता है, यानी कि उसका जो अचीवमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है या उसका फर्दर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, वहीं पर उसके जो ग्रोथ है वो रुक गई हो, यानी प्लेटू आ गया हो, तो वो फिर नए तरीके से नई ट्रेनिंग को ट्राई करेगा। या हो सकता है एक कोच के पास ट्रेनिंग लेता लेता उसका रिजल्ट नहीं आता तो दूसरे कोच के पास वो ट्राई करेगा, दूसरी एकेडमी में वो ट्राई करेगा, एट्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रोत्साहन सिद्धांत और रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इट सजेस्ट दैट बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसिक्वेंसेस और आउटकम्स दैट फॉलो इट। हमारा जो अनुभव है वो किस चीज़ से प्रभावित होता है कि हम कैसे कॉन्सिक्वेंसेस से गुजर रहे हैं या कैसा हमारा रिजल्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड टू एंगेज इन बिहेवियर्स that are rewarded or reinforced, while they are discouraged from behaviors that result in punishment or lack of reinforcement। कहने का मतलब है कि प्रोत्साहन या पनिशमेंट प्रतिबद्धता के कारण हमारी प्रेरणा संचालन में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है,
तो प्रोत्साहन यानी कि रीइंफोर्समेंट जो है वो दो तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता रहता है यानी पुश मिलता रहता है तो हम अच्छा चलते रहते हैं, लेकिन इसकी बजाय कुछ लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि नेगेटिव कमेंट से, नेगेटिव पैटिंग से भी चलते हैं। पॉजिटिव का एग्जाम्पल है रिसीविंग प्रेज और अ बोनस फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क सक्सेसफुली। जैसे किसी ने कोई मेडल लिया तो उसका कोच कहता है शाबाश बेटा, और अपनी तरफ से उसको कोई चॉकलेट, छोटा मोटा प्राइज़ दे तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो और अच्छा करता है। बजाय इसके नेगेटिव इन्फोर्समेंट में क्या होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ दैट बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग वर्कलोड और रिमूविंग एन इरिटेटिंग नॉइस आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क। स्पोर्ट्स में अगर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो ये भी हो सकता है कि हम उसका वर्कलोड थोड़ा कम कर दें तो प्लेयर खुशी खुशी से जितना उसको वर्कलोड मिला है उसको और अच्छे से और जोश में और उत्साह से करे तो वो बेटर रिजल्ट दिखा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पनिशमेंट की, एक्सटेंशन की, दे आर यूज टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर। ये व्यवहार को कम करने के लिए या बदलने के लिए दिया जाता है। पनिशमेंट का सबसे पहले सुनते ही नाम आता है डंडा यानी कि पिटाई, डांट मारना। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्यार से बोलने से काम नहीं करते, उनको थोड़ा बहुत खींचना पड़ता है, मतलब कि डंडे का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए आपने सुना भी होगा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि जो बच्चा प्यार से नहीं मानता उसको एक दो चाटा लगाना ही पड़ता है, और वो बच्चा जब दोबारा वो काम करता है तो उसको ज़रूर याद आता है कि इस पर्टिकुलर काम पे मुझे डांट पड़ी थी, मेरी पिटाई हुई थी, तो वो उसको अवॉइड करता है। दैट इज़ टू डिक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर। एक्सटेंशन का भी यही रोल है कि धीरे धीरे उसको वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस ना दें ताकि वो उस व्यवहार को छोड़ता चला जाए। यानी कि रीइंफोर्समेंट का काम होता है व्यवहार को रिपीट करवाने के लिए, बार बार करवाने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम समझें तो पनिशमेंट और एक्सटेंशन का काम है कि व्यवहार को कम करने के लिए या उस व्यवहार को धीरे धीरे बंद करने के लिए। प्रोत्साहन सिद्धांत का मूल उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने के माध्यम से प्रेरणा और प्रतिबद्धता की प्रक्रियाओं को समझना है और उन्हें उच्चतम स्तर पर उपयोग करके व्यक्ति की प्रेरणा को बढ़ाने का प्रयास करना है। जो मैंने अभी बताया, रीइंफोर्समेंट थ्योरी हम यूज़ करते हैं ताकि शेपिंग की जा सके बिहेवियर में, बिहेवियर को मेंटेन किया जा सके। एंड रीइंफोर्समेंट टेक्निक जो है, and by using appropriate reinforcement techniques, organizations and individuals can encourage desired behaviors and discourage undesired ones। यानी कि जैसा व्यवहार हमें चाहिए उसको हम बढ़ा सकते हैं रीइंफोर्समेंट का यूज़ करके, और जो व्यवहार हमें नहीं चाहिए उसको हम डिस्करेज कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर वैसा व्यवहार यानी कि अनडिजायर्ड, अनवांटेड व्यवहार वो ना करे। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सीधा सा कहने का मतलब है हमें अच्छा रिजल्ट लाने के लिए बच्चे को रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है। रीइंफोर्समेंट ज़रूरी नहीं है कि उसको पैसा ही दिया जाए, उसको अवार्ड ही दिया जाए। शाबाशी भी रीइंफोर्समेंट का काम करती है, पीठ थपथपाना भी रीइंफोर्समेंट का काम करती है, क्लैप करना, स्माइल करना, दिस ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो दोस्तों आज इतना ही। हिंदी इंग्लिश का कंटेंट एक साथ प्रोवाइड करने वाला मेरा कंसेप्ट कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं ऐसा कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।